Hello friends, this is Abhishek Mishra, Faculty of Political Science at VAS ICS। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस को लेकर के कुछ इश्यूज और कुछ पॉइंट्स को डिस्कशन में लूंगा और इस डिस्कशन में बेसिक फोकस या बेसिक मोटिव रहेगा कि क्या एडवांटेज या क्या रोल प्ले करता है पीएसआईआर आपके सिलेक्शन में सिविल सर्विसेज में, बोथ इन यूपीएससी एंड इन स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं वन बाय वन कि क्या एडवांटेजेस हैं इफ यू टेक पॉलिटिकल साइंस एज एन ऑप्शनल पेपर, और कुछ इसके क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो पॉलिटिकल साइंस एज एन ऑप्शनल यूपीएससी में और स्टेट पीसीएस के एग्जाम में बहुत ही पॉपुलर सब्जेक्ट रहा है और पिछले कई सालों से इसने बड़ा अच्छा रिजल्ट भी दिया है सिविल सर्विसेज में और स्टेट के एग्जाम में, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो और चाहे वो हिंदी मीडियम की बात हो। तो पॉलिटिकल साइंस हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी ले सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी ले सकते हैं और इसके लिए कोई एज सच बैकग्राउंड होने की जरूरत नहीं है कि आपके पास पीएसआईआर का बैकग्राउंड होना चाहिए। Now there are some key points that will help you to opt for PSIR as your optional. For example, political science is one of the most informative, friends. याद रखिए, it is one of the most informative and necessary subject for any civil service exam aspirant looking forward to getting into the government as a civil servant. अगर आप भारत सरकार के साथ सिविल सर्वेंट के रूप में काम करना चाहते हैं तो आप में देश की, समाज की, दुनिया की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और उसमें पॉलिटिकल साइंस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव सब्जेक्ट है और बहुत ही नेसेसरी सब्जेक्ट है अगर आप सिविल सर्विसेज को अपना करियर ऑप्ट कर रहे हैं तो। एनी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हु इंटेंड टू सर्व एज अ ब्यूरोक्रेट must have a strong hold over the fundamentals of political science and has to be well aware of the political climate around him or her। अगर कोई एक ऐसा कैंडिडेट है जो सिविल सर्विसेज को अपना ऑप्शनल लेना चाह रहा है दोस्तों, तो एज अ ब्यूरोक्रेट आपको वैसे भी पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, पॉलिटिकल न्यूज़ेस के बारे में, उनके फंडामेंटल्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो यहां पर पॉलिटिकल साइंस एज एन ऑप्शनल आपको वो सारी चीजें देता है जिससे कि आप पॉलिटिकल जो क्लाइमेट है या पॉलिटिकल जो न्यूज है या पॉलिटिकल इंफॉर्मेशंस है उसको लेकर के आप में अवेयरनेस या नॉलेज या इंफॉर्मेशन इंक्रीज होती है। तो दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस के एडवांटेजेस इन यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन, सो देयर आर मेनी एडवांटेजेस इफ यू चूज पॉलिटिकल साइंस एज एन ऑप्शनल फॉर योर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। जैसे जब हम पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन लेते हैं तो बहुत जगहों पर हमारा जो सिलेबस है वो ओवरलैप कर जाता है, स्पेशली आपके जीएस सेक्शन में। तो हम लोग उसी चीज को अब देख रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन पॉलिटी जो आपके जीएस का बड़ा एक क्रूशियल सेगमेंट होता है, वहां पर प्री एज वेल एज मेंस में पीएसआईआर आपको बहुत हेल्प करेगा इन योर जीएस सेक्शन, इन योर इंडियन पॉलिटी सेक्शन। If the aspirant choose political science and international relation as their UPSC mains optional subject, they will have to study this along with the prelim section, thus saving time for other topics. This way, their preparation for UPSC prelims and mains can be integrated. दोस्तों, अगर आप political science को, PSIR को, आप अगर अपना optional paper select करते हैं mains में, तो आपका जो इंडियन पॉलिटी का जो एरिया है ये ऑटोमेटिकली यहां पर कवर हो जाएगा। तो आपको बहुत अच्छा खासा समय मिल जाएगा अपने कुछ अदर टॉपिक्स को प्रिपेयर करने के लिए। और ये जो ओवरलैपिंग होगी इंडियन पॉलिटी की पीएसआईआर से, ये प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों में हेल्प करती है। तो आपको एक बहुत अच्छा खासा समय मिलता है कि आप अपने अदर टॉपिक्स को तैयार कर सकते हैं एट योर प्रीलिम्स एज वेल एज एट योर मेंस लेवल। Now being a slightly non-technical subject, friends, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो PSIR ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो एक नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट है। कोई इसमें टेक्निकलिटी एज सच नहीं है कि आपके पास एक्सपीरियंस हो, आप एक्सपर्टीज हो, आपने बैकग्राउंड में PSIR पढ़ रखा हो। सो बीइंग अ स्लाइटली नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट,
the aspirant can easily comprehend and study this subject even if they don't have political science as their background. The concepts are generally, and anyone who reads newspaper on a regular basis would be able to understand and study this subject. दोस्तों, यूपीएससी की एक सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है कि आपको रेगुलरली न्यूज़पेपर स्टडी करना है। अगर आप न्यूज़पेपर रेगुलरली स्टडी कर रहे हैं, तो अगर आपका पॉलिटिकल साइंस का कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो ये पेपर बिल्कुल भी टेक्निकल नहीं है, इट्स नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट। तो अगर आप रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो आप बहुत इजीली पीएसआईआर के कॉन्सेप्ट्स को, पीएसआईआर के डेवलपमेंट्स को समझ सकते हैं और उसको अपने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरप्रेट भी कर सकते हैं। Now, in the new revised syllabus, the factual parts have been omitted, and hence an understanding of the concept is only required to write better answer in the paper. जो यूपीएससी का सिलेबस जब रिवाइज हुआ, तो जो नया सिलेबस बन के आया, उसमें जो फैक्चुअल पार्ट्स थे उसको यूपीएससी ने हटा दिया। और आपको पता है कि जो सिलेबस यूपीएससी का है, सेम वही आपके स्टेट्स का भी होता है। तो स्टेट में भी ये जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हुआ करती थी पहले बिफोर दिस न्यू सिलेबस, तो वो जो फैक्चुअल पार्ट है उसको खत्म कर दिया गया है। और यहां पर आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप करने पे ज्यादा ध्यान देना है, रटना नहीं है चीजों को, फैक्चुअल चीजों को याद नहीं करना है। ओनली व्हाट यू हैव टू डू इज टू बिल्ड अप योर कॉन्सेप्ट। और जो कॉन्सेप्ट आपके बनते चले जाएंगे, तो आप ऑटोमेटिकली अपने मेंस के आंसर में अच्छा आंसर लिख पाएंगे। Now, the impression that the syllabus for political science is that it is very vast is only partially true. देखिए, एक बहुत बड़ा मिथ जो मार्केट में है वो ये है कि पीएसआईआर का सिलेबस जो है वो वास्ट है, बड़ा है। तो दोस्तों, मैं यहां आपको बताना चाहूंगा कि यूपीएससी का आप कोई भी मेंस का सिलेबस उठा के देख लीजिए, किसी भी ऑप्शनल का, हर ऑप्शनल का, फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, हर ऑप्शनल का सिलेबस बड़ा है। कोई ऐसा सिलेबस नहीं होगा या कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो बहुत छोटा सा है, जो 4 दिन, 5 दिन या 1 महीने में तैयार होगा। पीएसआईआर का सिलेबस बहुत ही वेल डिफाइंड सिलेबस है, बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड सिलेबस है। चीजें बहुत ओवरलैप होती हैं, बहुत रिपीट होती हैं, इसीलिए बहुत सारी चीजें टॉपिक्स में आपको रिपीटेड दिखेंगी, तो ऑटोमेटिकली वो सिलेबस जो है आपको थोड़ा वास्ट दिखने लग जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप देखिए, आप जब आप पीएसआईआर अपना ऑप्शन लें और उसको पढ़ेंगे, तो आप देंगे आपको मार्क्सिज्म पढ़ना है, आपको सोशलिज्म पढ़ना है, आपको मार्क्स पढ़ना है, आपको मार्क्सिस्ट नोशन ऑफ स्टेट पढ़ना है, आपको ग्राम्स्की पढ़ना है। लेकिन जब आप मार्क्स पढ़ लेते हैं, कार्ल मार्क्स पढ़ते हैं और उनकी आइडियोलॉजीज को जानते हैं, तो आपकी यही सारी चीजें वहां पर रिपीट हो जाती हैं कि मार्क्स ने क्या कहा, व्हाट इज मार्क्सिज्म, व्हाट इज सोशलिज्म, व्हाट इज द मार्क्सिस्ट व्यू ऑन स्टेट। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग होती हैं। तो क्योंकि यूपीएससी ने इन सारी चीजों को इस तरीके से एग्रीगेट करके अलग अलग दे रखा है, तो वन पर्सन विल सी दैट पर्सन हैज टू स्टडी 1 टॉपिक, 2 टॉपिक, 3 टॉपिक। बट फ्रेंड्स, ये 3 टॉपिक नहीं है, तीनों एक ही टॉपिक है। अगर आप मार्क्स को पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये सारी चीजें उसमें इंटरलिंक्ड हो जाती हैं और एक साथ पढ़ ली जाती हैं। तो इसीलिए वहां पर जो टॉपिक्स हैं उनका रिपीटिशन बहुत है, उनका ओवरलैपिंग बहुत है। इसलिए ये बिल्कुल भी सच नहीं है, ये कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा कि सिविल सर्विसेज में जो पीएसआईआर का सिलेबस है वो बहुत बड़ा है। Now, many topics like thoughts of Mill, Bentham, liberal notion of the state, justice, bureaucracy, etc. are pretty much interrelated. तो जब आप मिल को पढ़ेंगे, मिल के थॉट्स पढ़ते हैं, तो इनकी ओवरलैपिंग आपको बेंथम के साथ मिल जाएगी। आपको लिबरल नोशन ऑफ स्टेट समझ में आता है तो आप मिल और बेंथम पढ़ने लग जाते हैं। आप जस्टिस पढ़ रहे हैं, आप डेमोक्रेसी पढ़ रहे हैं, तो जब आप ये थॉट्स पढ़ेंगे, जब आप थ्योरीज पढ़ेंगे, डेमोक्रेसी क्या होती है, जस्टिस क्या है, मिल ने क्या कहा, बेंथम ने क्या कहा, लिबरल नोशन ऑफ स्टेट क्या है, तो बहुत सारी चीजें इंटर रिलेटेड है, इंटर कनेक्टेड है। Now, there are certain topics which will be covered in paper 1 as well as paper 2 of PSIR. जब आप पेपर 1 और पेपर 2 देख रहे हैं, तो आप देखेंगे
सिविल सर्विसेज में, पीएसआईआर में, ये कुछ मैंने टॉपिक्स यहां पर दे रखे हैं, ये आपको दोनों जगहों पर मिल जाएंगे। आपको लिबरलिज्म भी मिलेगा, फेमिनिज्म भी मिलेगा, आइडियाज ऑफ मार्क्स, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, एनवायरनमेंट, ऐसे बहुत सब लंबी चौड़ी लिस्ट है जहां पर टॉपिक्स पेपर 1 में भी कवर हो रहे हैं, पेपर 2 में भी कवर हो रहे हैं। Now, knowing a lot of content in this subject can also help in your IAS current affairs preparation, क्योंकि जो आपका टॉपिक है या जो आपका सब्जेक्ट है बहुत डायनामिक है, बहुत करंट ओरिएंटेड है, तो ऑटोमेटिकली फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आपका सिविल सर्विसेज का करंट अफेयर प्रिपरेशन जो है वो साइड बाय साइड होती रहती है। यू डोंट नीड टू स्टडी और प्रिपेयर करंट अफेयर्स सेग्रीगेटली और सेपरेटली। तो सिविल सर्विसेज में, यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में, पीएसआईआर सब्जेक्ट जो है वो आपको बहुत जगहों पर, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में साइड बाय साइड हेल्प करता रहता है, जो वैसे भी आपको अपने जीएस में प्रिपेयर करना ही करना होगा। तो साइड बाय साइड आपकी प्रिपरेशन चलती रहती है इफ यू आर अडॉप्टिंग पीएसआईआर एज एन ऑप्शनल पेपर। नाउ इन इंटरव्यू ऑल्सो आप देखेंगे बहुत अच्छे और बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आपसे पॉलिटी पर, गवर्नेंस पर, इंटरनेशनल रिलेशंस पे पूछे जाते हैं। सो इफ अ स्टूडेंट इज हैविंग PSIR as an optional, so that person will be in a comfort zone to answer those questions which are asked in your interview panel, for example related to polity or governance or in your IR section. तो अगर आपका ऑप्शनल है PSIR तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर बहुत इजीली और कंफर्ट जोन में रहते हुए और कैंडिडेट्स के कंपैरिजन में आप अच्छे तरह से दे लेंगे। तो आपके पास एक मौका होता है कि आप उनसे बेटर नंबर गेन कर सकते हैं इन योर इंटरव्यू। और आपको पता ही है कि इंटरव्यू जो है वो सिविल सर्विसेज के एग्जाम में कितना क्रूशियल रोल प्ले करता है, दैट डिसाइड्स योर रैंकिंग। तो अगर आप इंटरव्यू में अच्छे नंबर गेन कर ले रहे हैं तो आपकी रैंकिंग इंप्रूव हो जाती है। नो, अगर हम जीएस सेक्शन में ओवरलैपिंग की बात करें पीएसआईआर की, तो आप देखेंगे कि पीएसआईआर का बहुत अच्छा खासा ओवरलैपिंग आपको देखने को मिलता है इन योर जनरल स्टडीज पेपर, स्पेशली योर जीएस पेपर नंबर 2, बोथ इन योर प्रीलिम्स एज वेल एज इन योर मेंस एग्जामिनेशन। फॉर एग्जांपल इन प्रीलिम्स ये पेपर आपको पॉलिटी में पूरा पॉलिटी, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, पूरा गवर्नेंस आपका ये पेपर कवर करा देता है। और बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे पॉलिटी के जो इधर प्री में पूछे जा रहे हैं, वो इतने डेप्थ एनालिटिकल या डेप्थ एनालिसिस मांगते हैं कि अगर आप जीएस में पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा कि आप उन पॉलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। तो अगर किसी कैंडिडेट का पीएसआईआर ऑप्शनल है तो वो उन क्वेश्चंस को, पॉलिटी के क्वेश्चंस को बहुत इजीली प्रीलिम्स में सॉल्व कर ले जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, यहां मैंने कुछ क्वेश्चंस लगा रखे हैं। देखिए, जैसे 2011 में पॉलिटी से 12 क्वेश्चन मिले, 2012 में 20 थे, 13 में 16 थे, 14 देन 13 देन 7 देन 22 13, इस तरीके से नंबर ऑफ क्वेश्चंस पॉलिटी के पूछे जाते हैं। नियर अबाउट 20 to 22 क्वेश्चंस जो हैं वो पॉलिटी से आते ही रहते हैं। 18 से 20 क्वेश्चन आपको लगभग पॉलिटी से मिलेंगे। तो पॉलिटी एक ऐसा एरिया है जिसको आप छोड़ नहीं सकते सिविल सर्विसेज की प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। और अगर आपने पीएसआईआर ऑप्शन ले रखा है तो पॉलिटी आपका साइड बाय साइड इन डेप्थ तैयार होता रहता है, जो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में एक एज देगा इन कंपैरिजन टू अदर स्टूडेंट्स। नाउ इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव टेबल दैट पॉलिटी क्वेश्चंस form a sizable chunk for prelims examination. Now, Indian polity and governance is the topic under UPSC prelims syllabus. Now, in mains also, आप अगर मेंस की भी बात करेंगे तो भी पॉलिटिकल साइंस आपका बहुत ओवरलैप करता है जीएस पेपर नंबर 2 से। जैसे फॉर एग्जांपल, इट विल हेल्प यू इन गवर्नेंस, इट विल हेल्प यू इन कॉन्स्टिट्यूशन, इन पॉलिटी, नंबर ऑफ सोशल जस्टिस टॉपिक्स आर कवर्ड इन पॉलिटिकल साइंस। आईआर आपका सबसे इंपॉर्टेंट एरिया, आपका आईआर भी साइड बाय साइड कवर होता रहता है। बहुत सारे सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के जो टॉपिक्स हैं वो पीएसआईआर एज एन ऑप्शन में प्रिपेयर होते रहते हैं। नाउ एज यू कैन सी द एंटायर जीएस पेपर नंबर 2 सिलेबस इज कवर्ड अंडर दिस ऑप्शनल,
Also, a portion of GS paper 3 such as security and even environment are covered in this subject. अगर आप सिक्योरिटी की बात करते हैं, अगर आप इन्वायरमेंट की बात करते हैं, तो हमें इस चीज इन टॉपिक्स में या इन टॉपिक्स के बहुत सारे सब टॉपिक्स हम PSIR में भी स्टडी करते हैं। तो PSIR आपका पेपर नंबर 2 एज वेल एज पेपर नंबर 3 में भी ओवरलैप कर जाता है। और फ्रेंड्स, PSIR पेपर नंबर 4 जिसको हम एथिक्स कहते हैं, यहां पर भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। पूरा आपका एथिक्स के जो एथिकल थिंकर्स हैं उनकी एक लंबी चौड़ी लिस्ट हम PSIR में पढ़ते हैं। फिर चाहे वो आपका प्लेटो हो, फिर चाहे वो आपका एरिस्टोटल हो, चाहे वो आपका अंबेडकर साहब हो, चाहे वो गांधी हो, चाहे वो मार्क्स हो, एनी थिंकर जो आप एथिक्स के पेपर में पढ़ रहे हैं, जो आप पढ़ेंगे, वो बहुत सारे थिंकर्स, गांधी जी से लेकर के, मार्क्स से लेकर के, अंबेडकर से लेकर, एरिस्टोटल से लेकर के, ये सारे थिंकर्स आपको PSIR में ऑलरेडी पढ़ने हैं। तो आप जब इन थिंकर्स को स्टडी कर लेते हैं इन डीप, तो एथिक्स में अगर थिंकर्स से रिलेटेड कोई कोटेशन या कोई टॉपिक आ रहा है तो आप उसको इजीली इंटरप्रेट कर सकते हैं। एज वेल एज थिंकर्स की जो थ्योरीज पूछी जाती हैं, जैसे एथिक्स में जस्टिस से रिलेटेड क्वेश्चन, राइट से रिलेटेड क्वेश्चन, इक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन, डेमोक्रेसी से रिलेटेड क्वेश्चन, जो केस स्टडी आते हैं, उनको सॉल्व करने में आपको बहुत इजीनेस फील होगी इफ यू आर गोइंग विथ पॉलिटिकल साइंस एज एन ऑप्शनल। नाउ अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो आप देखें, जो ये मॉडर्न हिस्ट्री जो हम लोग GS में पढ़ते हैं, इसमें जो आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट है वो भी आपका पूरा का पूरा पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, ये ओवरलैप कर जाता है PSIR के साथ। तो पॉलिटिकल साइंस का अगर आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें आपको इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल भी मिलेगा, जहां पे आपको गांधीयन एरा, आपको रिवोल्यूशनरी मूवमेंट पढ़ना होता है। तो आपका मॉडर्न हिस्ट्री का जो सेगमेंट है वो भी ओवरलैप करता है PSIR के साथ। इवन बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के, स्पेशली पोस्ट 1900 से, जो हम PSIR में पढ़ते हैं, उसको भी वहां पर रेफरेंस के फॉर्म में लिया जाता है। तो दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस एज एन ऑप्शनल, GS पेपर नंबर 1, GS पेपर नंबर 2, GS पेपर नंबर 3, एथिक्स पेपर नंबर 4, इवन योर इंटरव्यू, इतने एरियाज के साथ आपको हेल्प करेगा प्रिपेयर करने में। दूसरे स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में आपको ये एक एज देगा, जहां पर आप औरों से बेहतर अपने आप को सिद्ध कर पाएंगे। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स कि अगर आप निबंध का पेपर देखेंगे, एस्से का पेपर देखेंगे, तो आप कॉन्टिन्यूअसली देखेंगे कि इधर कई सालों से एथिक बेस्ड एस्से UPSC में पूछा जा रहा। उन क्वेश्चंस को या उन टॉपिक्स को टच करने में PSIR आपको बहुत हेल्पफुल करेगा और बहुत हेल्प करेगा, और यह आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। Now, so it can be easily or safely said that there is considerable overlapping of study material if you take political science and international as an optional, and you can successfully integrate your prelims and mains preparation and also save a lot of time during the preparation progress. अगर आप PSIR को एज एन ऑप्शनल पेपर अपना लेते हैं तो आप बहुत सारा समय बचा सकते हैं अपने प्रीलिम्स और मेंस के अदर टॉपिक्स को तैयार करने में। नाउ सिविल सर्विसेज में आपको पता ही है कि करंट अफेयर्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और PSIR करंट ओरिएंटेड पेपर है। तो आपका जो करंट अफेयर्स का जो कंटेम्पररी इश्यूज हैं, चाहे वो GS के किसी भी सेक्शन में हो, वो भी आपका यहां से प्रिपेयर हो जाता है। और न्यूज़पेपर की रेगुलर रीडिंग से PSIR के बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं, और वहां से आपका करंट अफेयर्स भी ऑटोमेटिकली प्रिपेयर होने लग जाता है। ओके, मैंने आपको बताया कि अगर ये सब्जेक्ट कोई भी कैंडिडेट, कोई भी स्टूडेंट ऑप्शनल ले रहा है तो कोई जरूरत नहीं है कि उसका बैकग्राउंड हो। ना अगर हम PSIR की प्रिपरेशन के बारे में देखें कि इसको तैयार कैसे किया जाए, तो देयर आर सर्टेन बुक्स जिनको हम रिफर कर सकते हैं न्यूज़पेपर NCERT के साइड बाय साइड। जैसे फॉर एग्जांपल, इन जनरली जब हम कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करते हैं अपना GS के लिए, तो आप देखेंगे कि हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन की बुक स्टडी करते ही करते हैं,
तो जैसे फॉर एग्जांपल आप डीडी बसु बुक को रिफर कर सकते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी में ओपी गाबा आप रिफर कर सकते हैं, इसी तरीके से पॉलिटिकल थिंकर में आप रिफर कर सकते हैं। बहुत सारी बुक्स आती है, मैंने यहाँ पे कुछ बुक्स की लिस्ट दे रखी है। वैसे तो आपको इन बुक्स की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं जो भी क्लास लेता हूं या जो भी मैं क्लास में डिक्टेट करता हूं, all those notes will be more than sufficient for your UPSC mains examination as well as in your state PCS examination. So you don't require, there is no need to study any specific book. फिर भी अगर कोई कैंडिडेट बुक पढ़ना चाहता है तो मैंने कुछ लिस्ट दे रखी है बुक्स की, आप इसको रिफर कर सकते हैं। ओके, इसी तरीके से जैसे इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल है बिपिन चंद्रा, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स है BL फाडिया। तो इस तरीके से कुछ बुक्स हैं जो आप जो है अपना यूज कर सकते हैं उसको ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन जर्नी। इंडियन फॉरेन पॉलिसी में VP दत्त साहब की बुक आती है, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। NCERT वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम GS भी तैयार करते हैं अपना तो हम NCERT को रिफर करते हैं। यहां पर भी है कि आप अपना ऑप्शन जब तैयार कर रहे हैं तो अपना बेस तैयार करने के लिए NCERT को एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद आप हमारे नोट्स पढ़ लीजिए और आपका UPSC मेंस क्लियर हो जाएगा। नाउ कुछ एग्जांपल्स के फॉर्म में मैंने कुछ क्वेश्चंस यहां पर लिए हैं, एंड ऑल दीज क्वेश्चंस विल मेक यू अंडरस्टैंड बेटर दैट व्हाई वन स्टूडेंट शुड अडॉप्ट PSIR एज एन ऑप्शनल पेपर। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, मैंने 2021 के क्वेश्चंस लिए हैं। जैसे सर सैयद अहमद खान साहब का एक स्टेटमेंट आया, एक क्वेश्चन बना, व्हेन अ नेशन बिकम्स डिवाइड ऑफ आर्ट एंड लर्निंग इट इनवाइट्स पॉवर्टी। मेंशन द फाउंडिंग प्रिंसिपल्स दैट डिफाइन इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी से, अंडरलाइन द सिग्निफिकेंस ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आपके GS मेंस में भी आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि GS में भी इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगर GS में आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का सिग्निफिकेंस बताइए, तो वो कैंडिडेट जिसका PSIR ऑप्शनल है दोस्तों, वो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छा दे पाएगा। इसी तरीके से अगर सर सैयद अहमद खान का ये कोटेशन आया और अगर आपने ऑप्शन ले रखा है PSIR, तो आप इस पोजीशन में होंगे कि आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। इसी तरीके से पॉलिटी में आप देखिए आपको हेल्प कर रहा है, क्वेश्चन मिल जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री में देखिए, एनालाइज द मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो जो GS का इंडियन नेशनल मूवमेंट का टॉपिक है वो PSIR का भी टॉपिक है। तो जब आपको पढ़ना ही है तो आप यहीं तैयार कर लीजिए, और यहां तैयार करेंगे तो आपका इन डेप्थ एनालिसिस और ज्यादा होगा। इससे आपका GS भी बहुत अच्छा तैयार होता चलेगा। और आपको पता है कि जितना अच्छा आपका ऑप्शनल तैयार होगा, आपके मेंस के नंबर उतने ही अच्छे होते चलेंगे, क्योंकि ऑप्शनल पेपर बड़ा इंपॉर्टेंट और डिसाइसिव रोल प्ले करता है आपके सिविल सर्विसेज के मेंस एग्जामिनेशन में। साइड बाय साइड आपको GS में भी बड़ा स्कोर करना होता है। तो अगर आप कोई ऐसा ऑप्शनल ले लेते हैं जो आपका GS भी तैयार करा देता है, तो आपके बहुत ज्यादा नंबर फेच करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और आपको वैसे भी ये टॉपिक्स पढ़ने ही पढ़ने। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन एंड व्हाई देयर इज एन इंटेंस डिबेट अबाउट ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। तो दोस्तों ये आपको इकोनॉमी में हेल्प करेगा, ये आपको करंट अफेयर्स में पढ़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम करंट अफेयर्स में ग्लोबलाइजेशन टॉपिक पढ़ते हैं। जब हम इकोनॉमी पढ़ेंगे तो वहां पे भी हम ग्लोबलाइजेशन पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। इसी तरीके से हम GS में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस तैयार करते हैं, वो आपको PSIR में पढ़ना ही पढ़ना है। तो जैसे आसियान है, जैसे क्वाड है, ये वो टॉपिक्स हैं जो ये वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आप PSIR में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो आपका GS भी ऑटोमेटिकली तैयार हो रहा है। देखिए कितना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था, राइट अबाउट द ग्रोइंग सिग्निफिकेंस ऑफ क्वाड। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो टॉपिक है वो भी आपका इस ऑप्शनल पेपर से प्रिपेयर हो जाता है। तो दोस्तों ये आपको इसीलिए नंबर ऑफ एरियाज में हेल्प करता है और बहुत आपका टाइम बचाता है कि आप जो है कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या कुछ और एरियाज पे आप अपने आप को फोकस कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल
अब मैं एक एग्जाम्पल आपको लेकर के बता रहा हूं कि आजकल के इधर दिनों में अगर हम देखें इन फ्यू डेज तो आपने सुना होगा कि फॉर्मर यूएसएसआर के जो हेड थे, जो प्रेसिडेंट थे, मिखाइल गोर्बाचेव, अभी रिसेंटली इनकी डेथ हो गई। और ये यूएसएसआर के लास्ट कह लीजिए आप प्रेसिडेंट थे, और उसके बाद से फिर यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया। तो मिखाइल गोर्बाचेव के टाइम पर जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो पूरी वर्ल्ड का जो ग्लोबल ऑर्डर था वो चेंज हुआ। अब आपको, अगर आपका ऑप्शनल पेपर है तो पीएसआईआर में आपको ये चीजें ऑलरेडी पढ़नी ही पढ़नी है, और जीएस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो दोस्तों अगर आप देखें तो एग्जाम में किस तरीके से ये जो पर्सनालिटी है, जो मिखाइल गोर्बाचेव साहब की अभी डेथ हुई है, ये हमको कैसे हेल्प कर सकता है। तो फ्रेंड्स, मिखाइल गोर्बाचेव से आपके जीएस के पेपर में भी क्वेश्चन बन सकता है, प्लस आपके पीएसआईआर में भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर आपका कोल्ड वॉर एक टॉपिक है जो आपको जीएस में पढ़ना है, और दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आपको पीएसआईआर में कोल्ड वॉर का टॉपिक पढ़ना ही पढ़ना है। तो जब आप पीएसआईआर में कोल्ड वॉर पढ़ रहे हैं तो जीएस में ये अपने आप तैयार हो जा रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल अब मिखाइल गोर्बाचेव क्योंकि चर्चा में, न्यूज में, तो कोल्ड वॉर ऑटोमेटिकली न्यूज में हो गया। तो आपसे एग्जाम में कोल्ड वॉर पे क्वेश्चन आ सकता है, आपसे एग्जाम में डिस इंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर पे क्वेश्चन आ सकता है, आपसे एग्जाम में आईआर में क्वेश्चन आ सकता है, इंडो रशियन रिलेशन पर आ सकता है। क्लियर है कि भारत रशिया के संबंध उस दौरान में, मिखाइल गोर्बाचेव के दौरान में किस तरीके से थे। राजीव गांधी साहब ने, क्योंकि इनके कंटेम्पररी प्राइम मिनिस्टर भारत में राजीव गांधी साहब थे, तो राजीव गांधी ने इनको क्रूसेडर ऑफ पीस की टाइटल दी थी। तो इस तरीके से देखिए ये टॉपिक आपका कितनी जगहों पर हेल्प कर जाएगा। तो अगर मिखाइल गोर्बाचेव चर्चा में है तो आप मिखाइल गोर्बाचेव की कुछ फिलॉसफीज रही हैं, कुछ इनकी आइडियोलॉजीज रही हैं, उनको आप स्टडी कर लीजिए। तो ये कहीं ना कहीं आपको जीएस में भी हेल्प कर देगा, और आपका जो है ऑप्शनल पेपर में तो तैयार हो ही रहा है। तो इसीलिए जब आप ऑप्शन ले ही रहे हैं तो आप ऐसा ऑप्शन लीजिए जो आपको इंटरव्यू में, जो आपको निबंध में, जो आपको आईआर में, जो आपको मैक्सिमम जगहों पर हेल्प करे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मिखाइल गोर्बाचेव साहब की बात करूं तो इन शॉर्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो मिखाइल गोर्बाचेव का जो टाइम पीरियड रहा वो 1931 से लेकर के 2022 तक। ओके, अभी रिसेंटली अनफॉर्चुनेटली इनकी डेथ हो गई, 91 ईयर के थे ये। तो ये टॉपिक मैंने आपको बताया, ये ऑप्शनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आप मिखाइल गोर्बाचेव के कुछ एरियाज को आप कवर कर लीजिए, वहां से आपके पेपर में, ऑप्शनल में भी और जीएस में भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इनकी पॉलिसीज को आप स्टडी कर लीजिए, इन्होंने कौन कौन सी पॉलिसीज चलाई। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने रिवाइव किया यूएसएसआर की इकोनॉमी को। ओके, इन्होंने बेसिकली मॉडर्नाइज किया यूएसएसआर को। इन्होंने जो वहां पर डेमोक्रेसी थी उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस को इन्होंने वहां पर लागू करने की कोशिश की। तो इन्होंने डेमोक्रेटिक प्रोसेस को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की। इन्होंने वहां पर जो रिफॉर्म्स थे इकोनॉमिक पॉलिसीज के, उसको इन्होंने इंप्लीमेंट किया। रिफॉर्म्स इन इकोनॉमिक पॉलिसीज एज वेल एज पॉलिटिकल पॉलिसीज, इसको इन्होंने लॉन्च किया। इन्होंने इंटीग्रेट किया इकोनॉमी को। तो ये जो पॉलिसीज रही हैं, अब इन पॉलिसीज को आपने अगर स्टडी कर लिया तो आप मिखाइल गोर्बाचेव के ऊपर अच्छा खासा अपना आंसर लिख ले जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मिखाइल गोर्बाचेव के टाइम पर ये आपको पता ही होगा कि जब यूएसएसआर में रशियन रिवॉल्यूशन हुआ तो रशियन रिवॉल्यूशन के बाद वहां पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनी अंडर द लीडरशिप ऑफ लेनिन। लेनिन के बाद वहां पर स्टालिन का रूल आया, अथॉरिटेरियन टाइप ऑफ गवर्नमेंट आई, टोटलिटेरियन टाइप ऑफ गवर्नमेंट आई। इसके बाद मिखाइल गोर्बाचेव आते हैं। मिखाइल गोर्बाचेव साहब स्टालिन के जो टोटलिटेरियन गवर्नमेंट थी उसको ये एंड करते हैं, और इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा ये अमेरिका के साथ
अपने रिलेशंस को फिर से रिविजिट करते हैं, अमेरिका के साथ ये अपने रिलेशंस को स्टैब्लिश करते हैं, और कोल्ड वॉर को एंड करने में इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। फ्रेंड्स, वो बात ठीक है कि रशिया में, यूएसएसआर में मिखाइल गोर्बाचेव को लोग बहुत प्रेज नहीं करते, क्यों? क्योंकि इन्होंने अमेरिका के साथ दोस्ती करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, इस ग्लोबल ऑर्डर में मिखाइल गोर्बाचेव या इस इंटरनेशनल अफेयर्स में मिखाइल गोर्बाचेव का कंट्रीब्यूशन बहुत रहा, क्योंकि इन्होंने दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर होने से बचाया। कोल्ड वॉर को इन्होंने एंड किया, जो आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में चल रहा था या लड़ा जा रहा था। मिखाइल गोर्बाचेव का कंट्रीब्यूशन, इमेंस कंट्रीब्यूशन रहा है, इमेंस एफर्ट रहा है टू ब्रिंग कोल्ड वॉर टू एन एंड। और इस कोल्ड वॉर की वजह से जो पूरी दुनिया पर न्यूक्लियर अटैक, जो पूरी दुनिया में न्यूक्लियर क्राइसिस था, न्यूक्लियर संकट था, उसको दूर करने में इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो मिखाइल गोर्बाचेव साहब ने अमेरिकन प्रेसिडेंट उस समय के रोनाल्ड रीगन के साथ इन्होंने 1987 में एक एग्रीमेंट साइन किया अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ। रोनाल्ड रीगन साहब उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। तो कहीं ना कहीं इस पूरी दुनिया में गोर्बाचेव का योगदान, बहुत इंपॉर्टेंट योगदान रहा है। वो अलग बात है कि रशिया में इनको लोग बहुत पसंद नहीं करते। इवन जो रशियन प्रेसिडेंट है पुतिन साहब, उन्होंने भी इनकी आलोचना की, इनकी पॉलिसीज की आलोचना की। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो मॉडर्नाइजेशन, जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस यूएसएसआर में शुरू किया, और जो कम्युनिज्म वहां पे चल रहा था, जिससे जो यूएसएसआर की इकोनॉमी थी, जो हैम्पर हो रही थी, जो डिस्टर्ब हो रही थी, जो वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा था, इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा था, यूएसएसआर बहुत डेवलप नहीं कर पा रहा था, उसको दूर करने के लिए जो इन्होंने वहां पर रिफॉर्म्स किए, उसको लेकर के लोगों ने वहां आलोचना करनी शुरू कर दी। क्योंकि उसका रिजल्ट रहा कि फाइनली 1991 में हम देखते हैं कि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया। तो यूएसएसआर का टूटना दुनिया में बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट माना जाता है, और 15 राष्ट्र यूएसएसआर को छोड़ के अलग हो गए। जैसे फॉर एग्जांपल एस्टोनिया, लाटविया, लुथानिया, अजरबैजान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये जो कंट्रीज आप देखते हैं, ये यूएसएसआर के ही मेंबर हुआ करते थे, और ये देश यूएसएसआर से अलग हो गए। तो जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ तो इनकी पॉलिसीज का वहां पे बड़ा विरोध होने लग गया कि जो एक इतना बड़ा देश हुआ करता था वो टूट गया। तो इसी वजह से इनकी पॉलिसीज का ये तो रिजल्ट रहा वहां पर। तो लोग वहां पर हमारे यूएसएसआर में लोग इनकी आलोचना भी करते, इनको क्रिटिसाइज भी करते। बट नो डाउट कि इन्होंने पूरी दुनिया को वर्ल्ड वॉर से बचाया, पूरी दुनिया में इन्होंने कोल्ड वॉर खत्म किया, न्यूक्लियर क्राइसिस से बचाया। इसीलिए आप देखेंगे 1990 में, 1990s में इनको नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया। 1990 में इनको नोबेल पीस प्राइज मिला। और मिखाइल गोर्बाचेव साहब की जो 2 इकोनॉमिक पॉलिसीज रही बड़ी इंपॉर्टेंट, उन्हें मैं आपके साथ चर्चा में लेना चाहूंगा। 2 इंपॉर्टेंट पॉलिसीज इन्होंने जो बहुत इंप्लीमेंट की थी। एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी इनकी थी दैट इज ओपननेस, और एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी थी इनकी रीऑर्गेनाइजेशन, जिसको इंग्लिश में हम जब ट्रांसलेट करते हैं तो निकल के आता है। जल्दी से एक बार उसको भी हम देख लेते हैं कि ये क्या था। तो इस तरीके से अगर आप करंट पे अपडेशन किए रहेंगे, अपने आप को करंट अपडेट किए रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका देखिए जीएस भी तैयार हो रहा, आपका इंटरव्यू भी तैयार हो रहा है, और कहीं ना कहीं आपका पीएसआईआर तो प्रिपेयर हो ही रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल जो इन्होंने यूएसएसआर में इकोनॉमिक रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किए, उसको 2 पार्ट में हम ब्रेक कर लेते हैं। एक जो इनका इकोनॉमिक रिफॉर्म रहा उसको पेरेस्ट्रोइका कहा गया। ओके, और पेरेस्ट्रोइका का मतलब होता है रीऑर्गेनाइजेशन, पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन। ओके, और जो दूसरा इनका रहा, जो रिफॉर्म इन्होंने पेश किया, वो गैलेनोस्ट था, गैलेनोस्ट। ओके, ये जो गैलेनोस्ट होता है, इसको कहते हैं ओपननेस। ठीक, एक इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी थी दोस्तों, दैट इज नोन एज पेरेस्ट्रोइका, जिसका मतलब होता है रीऑर्गेनाइजेशन, और एक होता है इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी थी दैट इज नोन एज गैलेनोस्ट, जिसका मतलब होता है ओपननेस। क्योंकि रशिया में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी, तो रशियन इकोनॉमी जो थी वो बहुत ओपन इकोनॉमी नहीं थी, क्लोज्ड इकोनॉमी थी।
उसका इंटरनेशनल मार्केट से बहुत एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं था, जिससे कि यूएसएसआर की इकोनॉमी को फेस करना पड़ रहा था कई सारे इश्यूज, कई सारे प्रॉब्लम, जिसकी वजह से, और वहां पर जो ग्रोथ रेट थी वो बहुत धीमी थी। तो इनके आने से मिखाइल गोर्बाचेव साहब ने यूएसएसआर में पेरेस्ट्रोइका और गैलेनोस्ट नामक 2 इकोनॉमिक पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किया। इन्होंने यूएसएसआर में ओपननेस को इंट्रोड्यूस किया, ओपननेस इन सोसाइटी, ओपननेस इन इकोनॉमी, समाज में खुलापन, अर्थव्यवस्था में खुलापन। तो इस तरीके से इकोनॉमीज जो इन्होंने इंट्रोड्यूस की वहां पर, इसका वहां पर विरोध भी होने लग गया। क्यों विरोध हुआ? क्योंकि इसी या इन्हीं की पॉलिसीज को माना जाता है रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। और जब यूएसएसआर टूटा तो उसका इंटरनेशनल अफेयर में इंपैक्ट भी कम हो गया, क्योंकि अब रशिया बन गया और जो मोनोपोली या जो दबदबा, जो डोमिनेंस, जो हेजेमनी यूएसएसआर की थी वो रशिया की नहीं होने पाई। तो कहीं ना कहीं रशिया की हेजेमनी, रशिया के डोमिनेंस में कमी आई। प्लस इतना बड़ा देश टूट गया, 15 देश अलग हो गए, तो इनकी पॉलिसीज का इंपैक्ट वर्ल्ड ऑर्डर पे पड़ा। तो इसीलिए एक सेक्शन है जो इनको बहुत प्रेज करता है, स्पेशली अमेरिका और कुछ यूरोपियन कंट्रीज, और एक सेक्शन है स्पेशली रशिया के अंदर ही एक ग्रुप है जो इनकी आलोचना करता है, जो इनको क्रिटिसाइज करता है। तो दोस्तों, ये मैंने आपके साथ एक एग्जाम्पल रखा कि कैसे आप करंट से अपने आप को अपडेट करें और आप ये जाने कि आपके एग्जाम के लिए कैसे क्या चीज इंपॉर्टेंट है। तो ये जो टॉपिक है, जो पर्सनालिटी है, ये आपके पीएसआईआर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मिखाइल गोर्बाचेव को पढ़ेंगे तो आप कोल्ड वॉर पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, न्यूक्लियर क्राइसिस आ जाएगा आपका उसमें, इकोनॉमिक रिफॉर्म जो यूएसएसआर में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया वो आएगा, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर जब हुआ उससे कैसे ग्लोबल ऑर्डर में क्या चेंज आया, इंडिया रशिया का रिलेशन आपको समझ में आएगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। मैंने आपको भी बताया कि राजीव गांधी साहब ने इनको क्रूसेडर ऑफ पीस कहा था। तो अभी हो सकता है इसी लाइन से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। तो कहीं ना कहीं आपका ये जो टॉपिक है ये जीएस में भी आपको हेल्प करेगा, और अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपके इंटरव्यू में भी बहुत हेल्पफुल होगा। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा और आप समझ गए होंगे कि पीएसआईआर जो ऑप्शनल है उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, वो कैसे ओवरलैपिंग करता है नंबर ऑफ सेगमेंट्स में, नंबर ऑफ एरियाज में। तो फ्रेंड्स, अगर आप ऑप्शनल पेपर अभी तक आपने सेलेक्ट नहीं किया है तो इट्स बेटर टाइम, इट्स हाई टाइम दैट यू गो फॉर पीएसआईआर as an optional paper in UPSC and in state PCS and make sure that you get success। और 110% है अगर आप ऑप्शनल पीएसआईआर अपना ले रहे तो आपका सक्सेस 100% कंफर्म्ड है और आप जीएस वगैरह में भी अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे। सो दिस ऑल फ्रॉम दिस सेशन। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।